प्यारे बच्चों, द्वितीय सावधिक परीक्षा इंटरमीडिएट का जिसमें आज हम लोग हिंदी कोर का मॉडल सेट 1 के प्रश्न और उसके उत्तर को समझेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ेंगे। आप लोग बढ़िया से सुनिए और उत्तर को नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास है नहीं है तो कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, धरती और आकाश का कैसा सौंदर्य दिखता है। तो धरती और आकाश में निर्मल चांदनी अपनी छटा बिखेरती है, जिसके कमल चारों तरफ मनोहारिणी शोभा दिखाई देती है। इस कविता के अर्थ से ही हम लोग इसका आंसर बना पा रहे हैं। दूसरा है, चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ कीड़ा कर रही है। तो जल और थल में कीड़ा कर रही है। ग नंबर है, कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। इसी का अथवा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। जीवन में सुख समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो जीवन में सुख समृद्धि निरंतर परिश्रमशील तथा सुनियोजित होने से पाई जा सकती है। ख है, समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है। तो ढेर सारे कार्यों को सफलता और सुविधापूर्वक करने के लिए समय का विभाजन और नियोजन आवश्यक है। ग नंबर है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो सुख समृद्धि के सूत्र, ये खंड का था। अब खंड हम लोग ख में आएंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। ये टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर का, 10 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्र अथवा प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। तो पहले हम लोग समाचार पत्र पर निबंध देखते हैं। भूमिका, समाचार पत्र वह कड़ी है जो हमें शेष दुनिया से जोड़ती है। जब हम समाचार पत्र में देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं तो हम पूरे विश्व के अंग बन जाते हैं। इससे हमारे हृदय का विस्तार होता है। लोकतंत्र का प्रहरी, समाचार पत्र लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार है। उसी के माध्यम से लोग अपनी इच्छा, विरोध और आलोचना प्रकट करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिज्ञ समाचार पत्रों में बहुत डरते हैं। नेपोलियन ने कहा था, मैं लाखों विरोधियों की अपेक्षा इन समाचार पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ। समाचार पत्र जनमत तैयार करते हैं, उनमें युग का बहाव बदलने की ताकत होती है। राजनेताओं को अपने अच्छे बुरे कार्यों का पता इन्हीं से चलता है। प्रचार का उत्तम माध्यम, आज प्रचार का युग है। यदि आप अपने माल को, अपने विचार को, अपने कार्यक्रम को या अपनी रचना को देशव्यापी बनाना चाहते हैं तो समाचार पत्र का सहारा लें। उससे आपकी बात शीघ्र सारे देश में फैल जाएगी। समाचार पत्र के माध्यम से रातों रात लोग नेता बन जाते हैं या चर्चित व्यक्ति बन जाते हैं। यदि किसी घटना को अखबार की मोटी सुर्खियों में स्थान मिल जाए तो वह घटना सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। देश के लिए न जाने कितने नवयुवकों ने बलिदान दिया, परंतु जिस घटना को पत्रों में स्थान मिला वही घटनाएं अमर हो गई। व्यापार में लाभ, समाचार पत्र व्यापार को बढ़ाने में परम सहायक सिद्ध हुआ है। विज्ञापन की सहायता से व्यापारियों का माल देश में ही नहीं विदेशों में भी बिकने लगा है। रोजगार पाने के लिए भी अखबार उत्तम साधन है। हर बेरोजगार का सहारा अखबार से निकलने नौकरी के विज्ञापन होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी या गैर सरकारी फर्में अपने लिए कर्मचारी ढूंढने के लिए अखबारों का सहारा लेती है। व्यापारी नित्य के भाव देखने के लिए तथा शेयरों का मूल्य जानने के लिए अखबार का मुंह जोहते हैं। जे पाटन का कहना है, समाचार पत्र जनता के लिए विश्वविद्यालय है। उनमें हमें केवल देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी ही नहीं मिलती, अपितु महान विचारकों के विचार पढ़ने को मिलते हैं। उनसे विभिन्न त्योहारों में महापुरुषों के महत्व का पता चलता है। महिलाओं को घर गृहस्थी संभालने के नए नए नुस्खे का पता चलता है। प्रायः अखबार में ऐसे कई अस्थायी स्तंभ होते हैं जो हमें विभिन्न जानकारियाँ देते हैं। आजकल अखबार मनोरंजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ चले। इसमें नई नई कहानियाँ, किस्से, कविता तथा अन्य बालोपयोगी साहित्य छपता है। दरअसल आजकल समाचार पत्र बहुमुखी हो गया। उसके द्वारा चलचित्र, खेलकूद, दूरदर्शन, भविष्य कथन, मौसम आदि की अनेक जानकारियाँ मिलती है। समाचार पत्र के माध्यम से हम मनचाहे वर वधु ढूंढ सकते हैं, मकान, गाड़ी, वाहन खरीद बेच सकते हैं, खोए गए बंधु को बुला सकते हैं, अपना परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों का महत्व बहुत अधिक हो गया है। अब दूसरा है, प्रदूषण पर लिखना है आपको निबंध। तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न
शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य सामग्री मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण है कि महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। यहाँ चौबीसों घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है। जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय कारखानों का दूषित जल नदी नालों में घुल जाता है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्ला पों, लाउडस्पीकरों की कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषणों के दुष्परिणाम, उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण का निवारण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए चाहिए कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओत प्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकलने प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय किए जाने चाहिए। ख नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। तो लिखना है, सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान ध्रुवा रांची महोदय। हमारे क्षेत्र आज़ाद नगर में मच्छरों का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। बरसात में ही, अन्य मौसमों में भी घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी तो मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। हमारे घरों में शाम होती ही सैकड़ों की संख्या में मच्छर प्रकट हो जाते हैं और हमारा रक्त पान करते हैं। वे अपना स्वास्थ्य सुधारने में व्यस्त हो जाते हैं। इन मच्छरों पर तो कछुआ छाप अगरबत्ती का प्रभाव होता ही नहीं है। नाइट किंग से भयभीत होते हैं। हमारे क्षेत्र में अनेक लोग मलेरिया से ग्रस्त है। अब डेंगू भी अपनी लीला दिखाने को तत्पर है। संबंध अधिकारी शीघ्र ही समस्या समाधान करें। इस क्षेत्र की सफाई के साथ साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव के अविलंब व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा इस क्षेत्र में मलेरिया एवं डेंगू के कारण अनेक लोगों की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। भवदीय अपना नाम लिख देना है, अपना जगह का नाम लिख देना है और दिनांक लिख देना है। ग नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखना है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, रांची नगर निगम रांची, अपना शहर का नाम लिख दीजिएगा। विषय, शहर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु प्रपत्र। श्रीमान, हम आपका ध्यान रांची शहर के अशोक नगर मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवहार की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी गत 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। इस कारण आसपास कूड़ा करकट डालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। स्थिति यह हो गई कि यहाँ का वातावरण अत्यंत दुर्गंधमय एवं दूषित हो गया है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अतः हम सभी मोहल्ले वासी की सविनय प्रार्थना की सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। भवदीय अपना नाम लिख देना है, धन्यवाद दे देना है, दिनांक लिख देना है और अपना जगह का नाम लिख देना है। घ नंबर है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उत्तर, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। लेखन द्वारा किसी समाचार पत्र माध्यम से जनता को इस प्रकार की सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना तथा मनोरंजन करना समाचार लेखन होता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्याओं या मुद्दों से होता है। यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। समाचार लेखन की विशेषताएं, समाचार के तत्व, समाचार में रोचकता, नवीनता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का होना अपेक्षित है। विशाल समुदाय के लिए लेखन, अखबार और पत्रिका के लिए लेखन और पत्रकारों को ध्यान में रखना होता है कि वे ऐसा विशाल समुदाय के लिए लिख रहा हो जिसमें एक विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी शामिल है।
सहज सरल और रोचक भाषा शैली पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखते हुए समाचार लेखन जटिल से जटिल एवं गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी अत्यंत सहज सरल और रोचक भाषा शैली में लिखता है ताकि उसकी बात सबकी समझ में आसानी से आ जा सके। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। इस शैली में किसी समाचार घटना समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना या जानकारी को सबसे पहले अनुच्छेद पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद महत्व के घटते क्रम में महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है। छह का कार समाचार लिखते समय पत्रकार मुख्यतः छह का कारों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। यह छह का कार है क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। किसी समाचार या घटना की रिपोर्टिंग करते समय इन छह का कारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इंट्रो समाचार के लिए इंट्रो या मुखड़े का आशय यह है कि समाचार का पहला पैराग्राफ सामान्यतः समाचार का मुखड़ा इंट्रो कहलाता है। इसमें आरंभ की 2-3 पंक्तियों में सामान्यतः 3 या 4 का कारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। यह 4 का कार है क्या, कौन, कब और कहाँ। समाचार की बॉडी समाचार के मुखड़े में यानी इंट्रो को लिखने के बाद समाचार की बॉडी और आर समापन आता है जिसमें 6 में से 2 शेष का कारों कैसे और क्यों जवाब दिया जाता है। अब है खंड ग पाठ पुस्तक से आपका क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक काव्य सौंदर्य लिखिए। 5 नंबर का है क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। इसका सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। तो तीसरा का आंसर है भक्त तुलसी वितरागत्व वर्णित हुआ है। भाषा ब्रज है तथा छंद सवैया है। पूरे छंद में पद मैत्री का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दास भाव की भक्ति है। लेन देन को ना देने को दो मुहावरे का परिवर्तित रूप प्रयुक्त हुआ है। खंड ख मतलब ख उसको है क्वेश्चन। इसका सीधे आंसर ख का तीसरा का ख। इस पद्यांश में कवि द्वारा क्रांति के दोहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया है। शोषकों को यह बहा ले जाती है तो शोषितों ने आह्लाद भर देती है। यहाँ शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति है। संस्कृत शब्दों की बहुलता और भाषा की प्रतीकात्मकता से भावों की गहरी व्यंजना हुई है। छंद मुक्त कविता में लयनात्मक सौंदर्य है। संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास रूपक एवं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रभाव है। चौथा नंबर क्वेश्चन 3-3 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसका सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। चौथा का आंसर विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते से आशय की क्रांति के आगमन में पूंजीपति वर्ग तो बुरी तरह हिल जाता है क्योंकि इसमें उन्हें अपना विनाश दिखाई देता है। किसान मजदूर वर्ग क्रांति के आगमन से प्रश्नचित्त हो जाते हैं क्योंकि क्रांति का सर्वाधिक लाभ उन्हीं को पहुंचता है। चौथा का आंसर है बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तनों का उल्लेख कविता में हुआ है। हवा का बहना, बादल का गरजना, मूसलाधार वर्षा होना, बीज का अंकुरित होना, वज्रपात होना, छोटे पौधे का हिलना विकसित होना, जल प्लावन होना, कमल की पंखुड़ियों पर जल बिंदु का हिलना आदि। चौथा का आंसर होगा मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण की मूर्छा का स्वरूप जब प्राणघात बन गया तो सर्वत्र करुणा रस का संचार हो गया। वैद्य सुशेषण की शर्त ने इस करुण रस को अधिक प्रभावी बना दिया जब उन्होंने सूर्योदय के पहले जब तक संजीवनी के लाने तथा उसी से जीवन की आशा व्यक्त की है। अर्धरात्रि बीतने के साथ ही शोक का वातावरण गहराता जा रहा था। ऐसे में सूर्योदय के पहले ही हनुमान का संजीवनी सहित पर्वत लेकर आ जाना सबों में उत्साह भर गया। इस तरह करुणा रस के बीच वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन है। का उत्तर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विशेष महत्व रहा। हमारी संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। समाज के जन्म से मरण तक जो भी संस्कार होते हैं वो नदियों के सानिध्य में होते हैं। नदियों के प्रति जो हमारी आस्था है उसके मूल में कहीं ना कहीं इनको पोषण मानने का भाव है। आंसर है 5वां का आंसर है गांव में महामारी फैलने के बाद से रोग और पीड़ा तथा मृत्यु भय से लड़ने की हिम्मत लुट्टन पहलवान की ढोल की आवाज़ देती थी। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बावजूद उसकी ढोलक आवाज़ देती रही। पहलवान जानता था कि ऐसे विषम परिस्थिति में यदि वह टूट गया तो गांव वालों में हिम्मत का संचार कौन करेगा।
5वां का ग का आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूपन मानते हुए कहा है कि यह श्रमिक विभाजन करती है। यह विभाजन मनुष्य की रुचि या क्षमता की अपेक्षा करती है। व्यक्ति के जन्म के पहले से ही माता पिता के सामाजिक स्तर का वहाँ केवल ध्यान रखकर विभाजन होता है। वह जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बंध जाता है, उसे पेशा परिवर्तन की आज़ादी नहीं मिलती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 2 रचनाएं हैं मूक नायक तथा बहिष्कार भारत, और फणीश्वर नाथ रेणु की 2 रचनाएं हैं मैला आंचल और आदिम रात्रि की महक। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है किसी भी रचना का शीर्ष उसके मूल कथ्य को प्रतिबिंबित करता है। इस उपन्यास अंश में कथानाक आनंद के विभिन्न स्तर पर संघर्ष को चित्रित किया गया है। कथानायक लेखक के जुझारू व्यक्तित्व का चित्रण पूरी कथा में है। यही जुझारू रूपन लेखन के व्यक्तित्व की केंद्रीय विशेषता है। वह स्वयं व्यक्ति स्तर, पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर, विद्यालय में सहपाठियों के स्तर, आर्थिक स्तर आदि सभी स्तर पर संघर्षशील दिखाई पड़ता है। उसकी पढ़ाई की ललक एवं कुछ कर गुजरने की अभिलाषा ही उसके संघर्ष को बल देती है। अतः शीर्षक औचित्य स्वयं सिद्ध है। इसी का अथवा का क्वेश्चन है और उसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है इन महिलाओं को प्रसव पीड़ा सहने के कारण सम्माननीय मानती है। उनकी मान्यता है कि एक औरत एक शिशु को जन्म देते समय जितनी पीड़ा झेलती उतनी पीड़ा युद्ध में लड़ने वाले सिपाही मिलकर भी नहीं झेलते। 8वां नंबर क्वेश्चन है और उसका आंसर है, क्वेश्चन ये लाल वाला है, ये इसका आंसर है मराठी भाषा के अध्यापक श्री सौंदलगेलकर के कविता अध्यापन ने लेखक को कविता के प्रति रुचि जगाई। उनका सस्वर काव्य पाठ, छंद, लय, गति, अलंकार आदि का शिक्षण लेखन को कविता समझने में सहायता होता है। स्वयं श्री सौंदलगेलकर की कविता एवं अन्य कवियों के संस्मरण से लेखक को विश्वास हुआ है कि कवि किसी दूसरे लोक के नहीं बल्कि मनुष्य ही होते हैं। मास्टर जी की मालती की बेल कविता में से लेखक को लगा कि वह भी अपने आसपास के चीज़ों पर कविता रच सकता है। पाठशाला के समारोह में गायक तथा मराठी अध्यापक के प्रोत्साहन शाबाशी से लेखक में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वह भी कविता रच सकता है। अथवा का क्वेश्चन एन फ्रैंक कौन थे, उनकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है, और ये आप शायद लास्ट क्वेश्चन है। एन फ्रैंक की डायरी विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में एक है। यहूदी परिवार की 13 वर्षीय एन फ्रैंक की यह डायरी हिटलर के नाजी पार्टी के आतंक का दर्दनाक सचकात अनुभव प्रस्तुत करती है। एन की डायरी नाजी अत्याचार की कहानी कहने वाला जीवंत दस्तावेज है। यह डायरी चिट्ठी की शक्ल में है। अपनी डायरी में एन ने अपनी तथा साथ के लोगों की उब भरी मानसिकता की चर्चा की है। बंधे और एकरस जीवन से लोग परेशान हैं। बातचीत के भी सारे विषय खत्म हो चुके हैं। चुटकुले और लतीफ़े भी अपना अर्थ खो चुके हैं। वह युद्ध में शामिल विभिन्न देशों की भूमिका, डच लोगों की मानसिकता आदि का वर्णन करती है। हिटलर यहूदियों से बेहद नफरत करता था। वह अपनी जर्मनी की दुर्दशा का कारण समझता था और जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्र से उनको नामो निशान मिटाने को आतुर था। यहूदियों पर अमानुषिक अत्याचार, एएसएस से बुलावा, गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड का आतंक, राशन बिजली का अभाव, ब्लैक आउट की स्थिति में गुजरना आदि अनेक तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिवेश इस डायरी में चित्रित है। यहूदी इतिहास के इस महत्वपूर्ण और कठिनाई भरे दौर से गुजरते हुए गुप्त आवास में जीवन संघर्ष करते हैं, उसका भी सहज चित्रण एन की डायरी में हुआ है। कुल मिलाकर डायरी के पन्ने पढ़कर हमें हिटलर की यातना और युद्ध की पीड़ा आदि का मार्मिक एहसास होता है। तो बच्चों, हिंदी कोर का सेट 1 का सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।